वृंदावन बिहारी लाल की, वृंदावन बिहारी लाल की, भारत माता की, भारत माता की, गंगा मैया की, गंगा मैया की, नमः पार्वती पतिये हर हर। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी प्रभारी मंत्री रायबरेली से राकेश सचान जी, प्रदेश सरकार में ही मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी प्रदेश के खाद्य रसद एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री और इसी जनपद में ऊंचाहार के लोकप्रिय विधायक श्री मनोज कुमार पांडे जी, प्रदेश सरकार में उद्यान मंत्री और इसी माटी के सपूत श्री दिनेश प्रताप सिंह जी, यहां की लोकप्रिय विधायक और इसी जनपद की बेटी श्रीमती अदिति सिंह जी, सलोन के लोकप्रिय विधायक श्री अशोक कुमार कोरी जी, विधान परिषद सदस्य सोमेश द्विवेदी जी, विधान परिषद सदस्य इंजीनियर अविनीश कुमार सिंह जी, जिला पंचायत की प्रशासक श्रीमती रंजना चौधरी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री बुद्धिलाल पासी जी, अपना दल के जिलाध्यक्ष श्री सत्येंद्र पटेल जी, पूर्व विधानसभा सदस्य हरचंदपुर श्री राकेश सिंह जी, पूर्व विधायक बछरावा श्री रामलाल अकेला जी, पूर्व विधायक श्री राजाराम त्यागी जी, पूर्व विधायक सरेनी श्री धीरेन्द्र बहादुर सिंह जी, पूर्व सदस्य विधान परिषद श्री राकेश प्रताप सिंह जी, जिला सहकारी बैंक के अध्यक्ष श्री विवेक विक्रम सिंह जी, भारी संख्या में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी, अपना दल और सभी सहयोगी दलों के हमारे सभी पदाधिकारीगण और भारी संख्या में रायबरेली जनपद से जुड़े हुए विधानसभा रायबरेली, विधानसभा हरचंदपुर, विधानसभा बछरावा के मेरे सभी उपस्थित बहन और भाइयों, आज मुझे अवध केसरी के रूप में विख्यात 1857 के नायक, इस माटी के महान सपूत राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की 222वीं जयंती के कार्यक्रम में रायबरेली आने का अवसर प्राप्त हुआ है। बहनों और भाइयों, अभी कुछ देर पूर्व मैंने यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों और प्रदेश सरकार के मंत्रियों के साथ मिलकर के राणा बेनी माधव बख्श सिंह जी की स्मृति को नमन करते हुए एक भव्य ऑडिटोरियम का लोकार्पण का कार्यक्रम संपन्न किया है। मैं रायबरेली की जनता को भव्य ऑडिटोरियम के साथ ही आज इन 3 विधानसभा क्षेत्रों से जुड़े हुए 879 करोड़ रुपए की इन नवीन परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के अवसर पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। बहनों और भाइयों, रायबरेली अब बदल चुका है। रायबरेली के साथ
पहले लोग बोलते थे कि वीआईपी जनपद है, वीआईपी संसदीय क्षेत्र है, लेकिन वीआईपी के नाम पे यहां बदहाली थी, अराजकता थी, अभाव था, गरीब को शासन की योजना नहीं मिलती थी और इससे बदहाल तस्वीर और क्या हो सकती थी। बहनों और भाइयों, जो स्वर्गीय राजीव गांधी जी ने कही थी, उन्होंने उस पीड़ा को कहा था कि 1 रुपया भेजता हूं, नीचे केवल 15 पैसा पहुंचता है, बाकी 85 पैसा कौन खाता था। बहनों और भाइयों, ये 85% खाने वाले लोग कोई और नहीं थे, ये वही कांग्रेस के लोग थे, वही समाजवादी पार्टी के लोग थे, जो लोग इन गरीबों को, जो पिछले 9 वर्ष के अंदर आवास मिले हैं, हर गरीब के घर में शौचालय बना है, आज जो सड़कों का जाल बिछा है, आज जो यहां पे 900 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उपहार रक्षाबंधन के ठीक पहले बरेली जनपद को प्राप्त हो रही, आप रायबरेली जनपद को प्राप्त हो रही हैं, इसके लिए मैं आपको सबको बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और यहां के जनप्रतिनिधियों का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं। बहनों और भाइयों, विकास आज की आवश्यकता है, नौजवान की आकांक्षा को यही विकास आगे बढ़ाएगा, अन्नदाता किसान के चेहरे पर यही विकास खुशहाली लाएगा, हमारे कारीगर और हस्तशिल्पियों को यही सम्मान देगा, हमारे बुजुर्गों के वृद्धावस्था का सहारा यही बनेगा। और उस विकास के साथ जोड़ने के लिए आपने यहां पर हमें विधायक दिए और विधायक देने के बाद अब विकास की इस प्रक्रिया को द्रुत गति से आगे बढ़ाने का कार्य हुआ। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बदलते हुए रायबरेली को आज आपने देखा होगा। याद करिए यहां की मॉडर्न कोच फैक्ट्री, मॉडर्न कोच फैक्ट्री 12 में बनी थी, 14 तक कांग्रेस के विकास की तरह वह घिसती हुई जा रही थी और आज मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, मॉडर्न कोच फैक्ट्री अब तो रायबरेली की पहचान बन चुकी है। बहनों और भाइयों, मुझे बताते हुए प्रसन्नता है, 25-26 में इस मॉडर्न कोच फैक्ट्री ने पिछले वर्ष 2156 कोचेज का निर्माण किया और ये रिकॉर्ड प्रोडक्शन है और पहली बार मई 2026 में भारत की प्रधानमंत्री मोदी जी के विजन के अनुरूप वंदे भारत एक्सप्रेस का जो वंदे भारत ट्रेन बनी है, वंदे भारत का पूरा ट्रेन सेट का रोल आउट इसी मॉडर्न कोच फैक्ट्री रायबरेली में बनी। अब रायबरेली का नाम न केवल उत्तर प्रदेश में बल्कि देश के अंदर गौरव के साथ लिया जा रहा है। बहनों और भाइयों, याद करिए आपके सांसद इस समय क्या क्या गुल खिला रहे हैं। वे युवाओं को भड़काने का काम कर रहे हैं, भारत की विरासत को अपमानित करने का काम कर रहे हैं और कांग्रेस के प्रदेश के अध्यक्ष ने तो सभी हदें पार कर दी हैं और कांग्रेस के वास्तविक संस्कार को भी उजागर कर दिया है। कल वो हनुमानगढ़ी गए थे, अयोध्या में, हमारा पवित्र धाम है। बड़ी आस्था के साथ, सात्विक भाव के साथ हम जाते हैं। बजरंग बली के लिए तो मंगलवार के दिन हर हिंदू व्रत रखता है। बल बुद्धि विद्या देव मोहि,
हरे हो क्लेश विकार, सब प्रकार के क्लेश को, विघ्न बाधा को दूर करने वाला कोई है तो हमारे बजरंग बली हैं। लेकिन बहनों और भाइयों, हम सब बजरंग बली के भक्त हैं, लेकिन बाबरी के भक्तों का कल आचरण आपने देखा होगा। हनुमानगढ़ी में जाते हैं और बाद में अपने एक कार्यालय में जाकर के मछली का दावत उठाते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इसी को कहते हैं कि मुंह में राम और बगल में छुरी। ये वही लोग हैं। राहुल जी कहते हैं बेटियों को भड़काने का काम कर रहे हैं, कहते हैं मनुस्मृति से बाहर निकलिए। भाई, भारत की परंपरा तो ऐसी है, आप माने या ना माने कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन गलत तथ्यों से अवगत तो मत कराइए। आपको मनुस्मृति को मानना है मानिए, नहीं मानना है मत मानिए, लेकिन मनुस्मृति की अच्छाइयों को भी बताइए और बुराइयों को भी बताइए, बहस करिए इस पर। अथर्ववेद जिसकी चर्चा करता हो, शतपथ ब्राह्मण में जिसकी चर्चा हुई हो, महाभारत जिसके बारे में चर्चा करता और मत्स्य पुराण जिसकी महिमा का गान करता हो, उस मनु को आप अपमानित क्यों करना चाहते हैं? आप माने ना माने, कभी हमने नहीं कहा। आप तो राम की विरासत को भी अपमानित करते हैं। आपकी पार्टी ने तो कह दिया था कि राम हुए ही नहीं, लेकिन आज अयोध्या में कल भी आचरण आपकी पार्टी का और आपके नेताओं का आचरण देश ने देखा है, दुनिया ने देखा है। आप माने ना माने, लेकिन याद रखना, आज भी हर सनातनी जिस काल गणना को मानता है, वह काल गणना किसी और ने नहीं दी है। राहुल जी, वह काल गणना मनु ने दी है, और वह काल गणना है जब पलक झपकता है उसको निमेष कहते हैं। हमारे यहां काल गणना पलक झपकने को निमेष कहते हैं। 25 निमेष का एक काष्ठा होता है और एक 30 काष्ठा का एक कला, 30 कला का एक मुहूर्त और 30 मुहूर्त का एक अहोरात्र। अहोरात्र का मतलब एक पूरी रात और दिन मिलाकर के एक अहोरात्र होता है। 15 दिन, यानी एक 15 अहोरात्र का एक पक्ष होता है और 2 पक्ष का, यानी कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, हर महीने में 2 पक्ष चलते हैं, तो 2 पक्ष का एक माह होता है। 6 माह का एक अयन होता है और 2 अयन का एक वर्ष होता है। याद रखना, मकर संक्रांति का आयोजन जब हम करते हैं, भगवान सूर्य जब उत्तरायण में आते हैं तो मकर संक्रांति आती है। हम लोग नदियों में स्नान करते हैं, प्रयागराज में माघ का मेला लगता है। हम लोग जाते हैं, संगम में स्नान करते हैं, और भीष्म पितामह ने तो उत्तरायण आने के लिए अपने शरीर को सरसैया में वेदना में झेलते रहे, लेकिन उत्तरायण आने के बाद ही अपने प्राणों को छोड़ा था। ये 2 अयन का एक वर्ष होता है, और याद रखना, इससे बड़ी काल गणना दुनिया में नहीं। 43,32,000 वर्ष का एक महायुग हमने माना है, एक पर्याय माना है। 31 पर्याय को एक मनवंतर के रूप में माना है और 14 मनवंतर को एक कल्प के रूप में माना है। यह भारत का काल गणना है और ये किसी और ने नहीं। राहुल जी, ये आपके नाना ने नहीं दिया है, पर नाना ने नहीं दिया है, आपकी दादी ने नहीं दिया है, ये दिया है मनु ने दिया है, ये मनु ने दिया है। और जिसको आज भी हर सनातनी जिसका पालन करते अपने पर्व और त्योहारों को मानता है। आप यूपी के बाहर जाते हैं
रायबरेली और अमेठी आपके लिए वोट बैंक प्राप्त करने का केवल माध्यम रहा है। आप यूपी के बाहर जाते हैं तो यूपी की निंदा करते हैं, भारत के बाहर जाते हैं तो भारत की निंदा करते हैं। देश की सीमाओं पे, देश की सीमाओं की रक्षा करने वाले सैनिकों को कटघरे में खड़ा करते हैं, भारत की विरासत को अपमानित करते हैं, नौजवानों को भरमाने का काम करते हैं। लेकिन भारत का नौजवान बुद्धिमान है, प्रतिभाशाली है, वह आपके बहकावे में आने वाला नहीं है। आपने देखा होगा जंतर मंतर की घटना में जिस बेटी ने प्रधानमंत्री जी के प्रति अपमानजनक टिप्पणी की थी, उसने अगले एक सप्ताह के अंदर माफी भी मांगी और उसके माता पिता ने भी माफी मांगने के लिए मजबूर हो गए थे। आपके संस्कार हो सकता है भारत की परंपरा के साथ मेल न खाते हो, लेकिन कम से कम हमारी वर्तमान पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ न करें। आप विकास नहीं करा सकते, विकास में आपकी रुचि नहीं, रायबरेली के विकास में आपकी रुचि नहीं। एक जिम्मेदार नेता के रूप में आपको आचरण करके लोगों के सामने एक मिसाल प्रस्तुत करनी चाहिए थी। बहन और भाइयों, सर्वाधिक समय तक रायबरेली और अमेठी में कांग्रेस और कांग्रेस के द्वारा थोपे गए लोग जनप्रतिनिधि के रूप में नेतृत्व दिए हैं, लेकिन इन्होंने कभी भी भारत की आजादी के इन क्रांतिकारियों को, इन नायकों को सम्मान देने का कार्य नहीं किया, क्योंकि सम्मान में ये मानते हैं कि सम्मान तो केवल यहां एक परिवार का होता है। इनका मानना है केवल उनके परिवार का सम्मान मिलना चाहिए, यानी केवल कांग्रेस का मानना है कांग्रेस को सम्मान मिले और समाजवादी पार्टी को कहना है कि केवल सेफई सिंडिकेट को सम्मान मिले। बहनों और भाइयों, ये सेफई सिंडिकेट एक दूसरा है। कोई भी गुंडा होगा आपके कस्बे में, आपके क्षेत्र में, आपके जनपद में, आपके प्रदेश में, वह गुंडा अपने को संस्कारों से समाजवादी पार्टी के नजदीक पाता है, उसके नजदीक पाता है। उनका काम था गरीब की जमीन पे कब्जा करना, व्यापारी से चौध वसूली करना, बेटी की सुरक्षा में सेंध लगाना, और राहुल गांधी के ही संस्कारों में रंगे हुए समाजवादी पार्टी के बबुआ का भी एक बयान परसों आया है। कहते हैं समाजवादी पार्टी इसलिए नहीं टूटी क्योंकि हम तो एक ही परिवार के 5 सांसद हैं, यानी एक ही परिवार, यानी वे मानते हैं बाकी जितने सांसद उनके हैं वे सभी किसी लायक नहीं हैं, केवल एक परिवार के लोग ही सांसद हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी बनी है। बहनों और भाइयों, ये लोग वोटों के सौदागर हैं। इन्होंने प्रदेश की पहचान के सामने संकट खड़ा किया था, उत्तर प्रदेश को उपद्रव प्रदेश बनाया था। दंगा, कर्फ्यू, भ्रष्टाचार, ये यूपी की नीति बन चुकी थी। गरीबी, बदहाली, ये यूपी की बदहाली बन चुकी थी। गरीब के हक पर डकैती पड़ती थी। बिजली के बारे में मनोज पांडे जी कह रहे थे, एक सप्ताह दिन में, एक सप्ताह रात्रि में, वो भी 3 घंटे के लिए बिजली आती थी, यानी बिजली पर अधिकार भी केवल सेफई सिंडिकेट का, नौकरी पे अधिकार भी उन्हीं का, गरीब के राशन पर भी उन्हीं का अधिकार, विकास की योजनाओं पर भी उन्हीं का अधिकार। कोई विकास नहीं। नौजवान की नौकरी पे डकैती डालते थे, गरीब की जमीनों पर कब्जा करते थे, बेटी और बहनों की सुरक्षा में सेंध लगाते थे।
लेकिन उत्तर प्रदेश आज बदल चुका है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अब नए उत्तर प्रदेश में हम देख रहे हैं, नया उत्तर प्रदेश।